Assalamu alaikum, this is Dr. Fatma and today we are discussing point number 101. इसमें बेसिकली जो एंटी टीबी ड्रग्स हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कशन है, ठीक है। जैसा कि आप ऊपर स्टेम में देख रहे हैं कि एमसीक्यूज़ था कि एटीटी एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी के ऊपर एक पेशेंट है, अब उसको रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं वो कर पा रहा, तो कौन सा ड्रग जो है उसका ये साइड इफ़ेक्ट है। ऑप्शंस में यही होंगे जो आइसोनियाज़िड एंटी टीबी ड्रग्स हैं, तो इसमें से जो है ना ये इथैम्ब्यूटोल का है साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। इसको अब याद करने का तरीका ये है कि इथैम्ब्यूटोल भी ई से है और आई के साइड इफ़ेक्ट्स भी ई से होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपके पास आई के साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वहाँ पे इथैम्ब्यूटोल होगा, ठीक है। एक इसकी जो डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है इसको सबसे पहले करवाने का मकसद ये है कि इसमें अगर एक पेशेंट है सी के डी का फॉर एग्जांपल वो पेशेंट है, ठीक है, जिसको टीबी हो गई है, तो उसमें अब आप जो नॉर्मल पेशेंट के अंदर इथैम्ब्यूटोल की डोज देते हैं वो डोज नहीं दे सकते, ठीक है। आपको डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। पहली बात ये होगी। सेकंड, अब हम आते हैं आइसोनियाज़िड के ऊपर। आइसोनियाज़िड भी जो है एंटी टीबी ड्रग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग जो है ना वो यही है, ठीक है। इसके अंदर अब क्या होता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट बेसिकली क्या हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी ये करवा सकता है, और इसके अलावा हेपाटाइटिस तो ये सब की सब ही करवाती हैं, लेकिन ये है कि आइसोनियाज़िड ज़रा ज़्यादा करवाती है। अब जब भी किसी पेशेंट को हम आइसोनियाज़िड देंगे तो उसके साथ हम एक सप्लीमेंट ज़रूर देंगे विच इज़ B6, ठीक है, क्योंकि इसके लेवल्स को कम करता है जिसकी वजह से फिर न्यूरोपैथी डेवलप होती है, तो B6 इसके साथ देना बहुत ज़रूरी है। एक और एमसीक्यूज जो पूछा जाता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी के हवाले से और ऑप्टिक न्यूराइटिस के हवाले से, ठीक है, तो उसमें जो है ना वो भी आप एसके के अंदर एमसीक्यूज एक पढ़ेंगे, B1, B2 और B6 से रिलेटेड, ठीक है। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है ना वो B1 सबसे ज़्यादा करवाता है, फिर B2 है और फिर B6 करवाता है, ठीक। इसी तरह से जो है ऑप्टिक न्यूरोपैथी का सीक्वेंस भी आप उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो है वो है रिफैम्पिसिन, ठीक है। रिफैम्पिसिन का एक एमसीक्यूज जो है वो हमने फार्मा के जब ड्रग्स का अगर आपने वो वीडियो देखी हो उसमें भी डिस्कस किया है, अगर नहीं देखी तो मस्ट वॉच इट, क्योंकि वो सब स्पेशलिटीज़ के लिए फार्मा के ड्रग्स हैं, फार्मा की एंटीबायोटिक्स जितनी भी उसमें आती हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो कुछ पास्ट में आपके पूछा गया है FCPS के पास्ट पेपर्स में उन सबको जो है ना कंपाइल किया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे सब इन एंटीबायोटिक्स का या मेडिसिन का जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो पूछा गया है वो भी बताया हुआ है। तो रिफैम्पिसिन जो है ना वहाँ पर भी इसका एक एमसीक्यूज है, आई गेस इनहिबिशन करता है ये ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी की, ठीक है। तो ये भी वहाँ से आपने ज़रूर देख लेने हैं, सभी स्पेशलिटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेडिसिन और एनेस्थीसिया के लिए तो सुपर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रिफैम्पिसिन की अगर बात करते हैं तो रिफैम्पिसिन में हमारे पास क्या आता है, ऑरेंज रेड कलर की सिक्रीशंस हो जाती हैं, ठीक है, ऑरेंज रेड सिक्रीशंस। अगर आपके एक पेशेंट है वो आपके पास आया है कि मेरे टीयर्स का कलर, मेरे यूरिन का कलर जो है वो रेड हो गया है, तो आपने कोई हीमाचूरिया सस्पेक्ट नहीं करना है अगर वो टीबी का पेशेंट है और एंटी टीबी थेरेपी के ऊपर है, ठीक है। आपने उसको रीअश्योर करवाना है कि ये रिफैम्पिसिन या साइड इफेक्ट है ड्रग का, इसके बारे में कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास इथैम्ब्यूटोल ऑलरेडी हमने कर लिया है, कलर ब्लाइंडनेस करवाता है, आई के जो भी हैं इसको हम ऑप्टिक न्यूराइटिस भी कहते हैं, ठीक है, वो करवाता है। लास्ट पे है हमारे पास पायराजीनामाइड। अच्छा, इसमें जो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी है ना इसके ट्रीटमेंट बेसिकली B6 है जो आप शुरू में ही देते हैं, अच्छा डॉक्टर स्टार्ट में ही इसको दे देते हैं। सेकंड रिफैम्पिसिन है, इसका रीअश्योरेंस मैंने बताई, अगर पेशेंट इस कंप्लेन के साथ, इस साइड इफेक्ट के साथ आ रहा है, आपने सिर्फ उसको रीअश्योर करवाना है, डोज को कम करने की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट को दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीअश्योर द पेशेंट। इथैम्ब्यूटोल कि अगर आई कलर ब्लाइंडनेस या आई के फीचर्स के साथ, आई के साइड इफेक्ट्स के साथ आ रहा है तो आपने उसका ये डोज एडजस्टमेंट करनी है, उसकी डोज को कम भी करना है, ठीक है, या आप स्टॉप भी कर सकते हो, ठीक, अगर वो ये साइड इफेक्ट उसको हो रहा है। और अगर CKD का पेशेंट है तो उसमें तो ऑलरेडी आपने डोज कम देनी है। नेक्स्ट है हमारे पास पायराजीनामाइड। पायराजीनामाइड जो है ना
इसके जो लेस स्पेसिफिक हैं वो हेपेटाइटिस, फोटोसेंसिटाइजेशन है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हाइपर यूरिसीमिया और गाउट। ठीक है, अगर एंटी टीबी के ऊपर एक पेशेंट जो है वो फर्स्ट टो में पेन के साथ आ रहा है तो आपने डायरेक्ट जो है वो गाउट जो कि हाइपर यूरिसीमिया वाला गाउट है उसके ऊपर शिफ्ट नहीं हो जाना है, आपने ड्रग इंड्यूस्ड गाउट को सबसे पहले सोचना है। ठीक है, फिर है हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ना ये भी हमने उन फार्मा के जो ड्रग्स किए हैं ना, जो ड्रग्स भी हैं ऑर्गेनिजम्स भी हैं उसमें भी इसको डिस्कस किया है एंटीबायोटिक के स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, प्रेगनेंसी में ये नहीं लेनी है और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि ये वेस्टिबुलर नर्व जो है 8th क्रेनियल नर्व जो है ना उसको डैमेज करती है। ठीक है, 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है। अच्छा, 2 बातें इसके बारे में और हैं वो भी साथ ही आप कर लें और बाद में ना आपने एक्टिव रिकॉल किया करनी है। जैसे अब यहाँ पे हमने रिफैम्पिसिन का पढ़ा कि ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की ये हम एक्स्ट्रा बातें 8th नर्व को अफेक्ट करने के अलावा जो बातें हैं हम वो उसको एक्टिवली रिकॉल कर रहे हैं, इससे आपकी मेमोरी जो है वो इन्हांस होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस एंटीबायोटिक की कोई बायो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, ये जैसे होती है वैसे ही सिक्रीट हो जाती है। ठीक है, नो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है और इसका वही दूसरा मतलब क्या है कि एलिमिनेट विदाउट सिग्निफिकेंट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ऐसे ही ये निकल जाती है और ईयर की टॉक्सिसिटी 8th नर्व की टॉक्सिसिटी करवाती है। अब अगर हम पेपर एमसीक्यूज की डिस्कशन पे आएँ उसके अंदर भी यही सारी बातें हैं। जो नई बातें हैं ना वो मैं आपको बता देती हूँ कि बैक्टीरियोस्टेटिक कौन सी हैं और बैक्टीरिसाइडल कौन सी हैं हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स, ये जो ड्रग्स हैं यहाँ पे, सॉरी एंटीबायोटिक्स मैं बार बार बोल रही हूँ, ये जो ड्रग्स हैं यहाँ पे इनमें बैक्टीरियोस्टेटिक कौन सी हैं और बैक्टीरियोसाइडल कौन सी हैं। अब इस बात का मतलब क्या है, बैक्टीरिसाइडल वो होती हैं कि जो बैक्टीरिया को बिल्कुल किल कर देती हैं। ठीक है, और बैक्टीरियोस्टेटिक वो होती हैं कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं, उसको मारती नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो स्टैटिक वाली है ना वो हमारे पास सिर्फ इथैम्ब्यूटोल है। इथैम्ब्यूटोल की जो है ना 2-3 हमारे पास ये अब सिग्निफिकेंट चीज़ें आ गई। डोज एडजस्टमेंट वाली एक इसकी अलग से बात थी। ठीक है, और दूसरी बात अब इसकी हमने क्या की है यहाँ पर कि ये बैक्टीरियो स्टैटिक है। ठीक है, ये बैक्टीरिया को सिर्फ रोकती है, उसको किल नहीं करती। बाकी जितनी है वो सब के सब बैक्टीरिसाइडल है। रिफैम्पिसिन भी बैक्टीरिसाइडल है, पायराजीनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये सब बैक्टीरिसाइडल है। ठीक है, सेकंड चीज़ है जो हमारे पास आइसोनाइजिड के हवाले से यहाँ पे मेंशन की गई है, उसमें ये कहता है कि आइसोनाइजिड इंड्यूस्ड हेपेटिक इंजरी इज इंक्रीज्ड बाय। ठीक है, किस चीज़ से जो है इसकी टॉक्सिसिटी या इसका जो हेपेटिक इंजरी है वो ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे है N-एसिटाइलसिस्टीन की डेफिशिएंसी है। अब इसकी डेफिशिएंसी से भला यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, हेपेटाइटिस क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आपको पुराना प्रीवियस अपना नॉलेज थोड़ा सा याद हो तो N-एसिटाइलसिस्टीन जो है ना वो हमारे पास हेपेटाइटिस जब इसकी प्रेजेंस जो है वो हेपेटाइटिस को रोकती है। ठीक है, जब इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, हेपेटाइटिस के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो हेपेटाइटिस को एज इन आप इसको समझ लेंगे उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जब पैरासीटामोल की पॉइजनिंग होती है तो उसमें भी हम पैरासीटामोल पॉइजनिंग में भी हम यही देते हैं। ठीक है, क्योंकि वही लिवर के ऊपर जो है इसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। एक बात ये हो गई। फिर आइसोनियाजिड के हवाले से बाकी चीज़ें उसने वही पिन्स एंड नीडल्स की आपको बता सकता है सेंसेशन। ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं बताएगा ना कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी का वर्ड कम ही यूज़ करते हैं, तो पिन्स एंड नीडल्स बोलेगा वो। तो पिन्स एंड नीडल्स का मतलब यही है कि उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, तो आपने अब उसको क्या देना है, B6 देना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि रिफैम्पिसिन के हवाले से है कि एक फीमेल है एंटी टीबी ड्रग्स के ऊपर है और OCPs ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर रही है, वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। ठीक है, लेकिन फिर भी उसने कंसीव कर लिया है, तो इसके रीज़न क्या है? अब इसके रीज़न जो है ना ये भी फार्मा से रिलेटेड बहुत, इसकी भी प्लेलिस्ट जो फार्मा वाली है उसमें आप देखेंगे तो इंड्यूसर्स और जो बाकी है इंड्यूसर्स हैं और एक और होते हैं, सॉरी मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा है, इनहिबिटर्स और इंड्यूसर्स जो है ना उसकी लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दी गई है। तो इनमें अब हमारे पास जो रिफैम्पिसिन है ना वो क्या आता है, PY450 जो है ना इसका है इंड्यूसर।
ठीक है। अब इसका इंड्यूसर है तो क्या होगा, जो OCPs हैं उसका मेटाबॉलिज्म इसके थ्रू होता है, ठीक है। जब रिफेम्पिसिन इसको ज़्यादा कर रहा है तो OCPs की मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगी और वो एक्सक्रीट होते जाएंगे। तो मतलब ये कि इसका फंक्शन जो है ना, जो इसका मेन फंक्शन था कि प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, वो लॉस हो गया क्योंकि ये तो ख़त्म हो गया ना। तो अगर एक पेशेंट है, लेट से सपोजिटली इतनी डोज होती नहीं है, ये एक सपोजिशन वैल्यू है 25, अगर उसको जो है ना वैल्यू चाहिए अपनी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, मिलीग्राम्स हम कर लेते हैं, ठीक। अब इस इंड्यूसर की वजह से नॉर्मली उसने एक्सक्रीट होना था 20 जो है वो बच जानी थी, 5 ने एक्सक्रीट होना था। अब ये जो इतना इंड्यूसर आ रहा है तो इसने क्या किया कि 15 जो है ना उसको एक्सक्रीट करवा दिया, पीछे हमारे पास वर्क करने के लिए 5 बच गई जहाँ पे 15 ने बचना था। तो इस तरह से जो है ना ये इंड्यूसर्स और इनहिबिटर्स की लिस्ट आपने याद रखनी है। कुछ होते हैं जो इसके इफेक्ट को ज़्यादा कर देते हैं, PY50 इनहिबिटर्स होते हैं वो, कुछ होते हैं जो इसके इफेक्ट को ज़्यादा कर देते हैं, PY450 वो इंड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी बहुत MCQs आता है और ख़ासकर प्रेगनेंसी में ये ज़्यादा आता है, सर्जरी में ज़्यादा आता है, तो इसको आपने ध्यान से करना है। नेक्स्ट हमारे पास बात करता है कि एंटी-TB ड्रग्स जो है वो हम कॉम्बिनेशन में क्यों देते हैं, मतलब आइसोनियाजिड, पायराजीनामाइड, एथैम्बुटोल, 3-4 ड्रग्स हम इकट्ठी क्यों शुरू करवा देते हैं। तो इसकी रीज़न ये है कि हम सियाने हुए हैं तो हमारे साथ जो है बैक्टीरिया भी बड़े सियाने हो गए हैं, उन्होंने उसके खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप करना शुरू कर दी है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, ठीक है। सॉरी मैं बार बार एंटीबायोटिक्स बोल देती हूँ, ड्रग्स बोलना यहाँ पे ज़्यादा फिजिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब वही है कि सारे जो भी ड्रग्स एंटी-TB ड्रग्स ही हैं जो एंटीबायोटिक्स में वर्ड बार बार बोल देती हूँ। तो खैर रेजिस्टेंस जो है ना इसको कम करने के लिए हमने अब क्या, फिर हम बैक्टीरिया से फिर मजीद ज़्यादा सियाने हैं तो हमने क्या किया, अपनी आइसोनियाजिड, अपनी रिफेम्पिसिन, एथैम्बुटोल, पायराजीनामाइड सारी इकट्ठी करके उसको दे दी। भाई बैक्टीरिया आप बताओ अब क्या करोगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 101 पॉइंट, ठीक है। 102 भी यहीं पे ही कवर हम कर लेते हैं। इसके अंदर छोटा सा ये पॉइंट है, इसमें वो बात करता है कि बैक्टीरियोस्टैटिक कौन सा है, ये ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं। तो एथैम्बुटोल के बारे में ही 2-3 एक्सेप्शंस थी, वही है हमारे पास जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक है, और बाकी जो है पायराजीनामाइड है, रिफेम्पिसिन है, वो बैक्टीरिसाइडल है, और आइसोनियाजिड जो है वो चूंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बैक्टीरियोस्टैटिक भी है और बैक्टीरिसाइडल भी है, दोनों इसके पास क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। अब आइसोनियाजिड के हवाले से एक और बात हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो रैपिडली डिवाइडिंग फेज, कब ये आइसोनियाजिड बैक्टीरिसाइडल होती है और कब बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक ये तब होती है जब बैसिलस जो है ना वो खुद स्टेशनरी फेज के अंदर है, वो खुद ही रुका हुआ है, तो ये उसको मजीद जो है वो क्या कर देगी, स्टैटिक कर देगी। और बैक्टीरिसाइडल जो है वो क्या होता है कि जो रैपिडली डिवाइडिंग फेज के अंदर है ना, जो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, उसको तो फिर ये मार ही देगी। ये रुका हुआ है तो इसको रोक ही देगी और इसको जो है वो प्रॉपर किल कर देगी, ठीक है, एंटीबायोटिक। दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 101 एंड 102, ठीक हो गया। तो कोई भी इशू हो सो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।